वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बंगाली लैंग्वेज में रिलीज हुई निकोस छाया सीजन 2 को लेकर आया हूं। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया था कुछ महीनों पहले। डिस्क्रिप्शन या तो फिर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि सीजन 2 पहले सीजन की कहानी का कंटिन्यूएशन है। मतलब जहाँ पर सीजन 1 एंड होता है, सीजन 2 भी वहीं से ही शुरू होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है और उसी तरह से काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटे से फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। काफी साल पहले वो तांत्रिक मतलब लोकनाथ किसी बच्चे को चुरा कर एक देवी माँ के मंदिर पर आता है। लोकनाथ के पीछे पीछे काफी सारे गांव वाले भी आते हैं। शायद लोकनाथ उस बच्चे को देवी माँ के पास लाकर बलि देने वाला होता है। लोकनाथ धमकाने लगता है कि मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। इस तरह से उसी मंदिर में उस छोटे बच्चे की बलि दे देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। सीजन 1 में हमने ये देखा था कि अमेयो की बीवी मितुल को वो तांत्रिक अपने साथ ले गया। अमेयो और उसके सारे टीम मेंबर्स मितुल को ही तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान में अमेयो की जो फ्रेंड होती है ना टिटास, वो अमेयो को कॉल करके कहने लगती है कि मॉर्चरी पर एक लड़की की डेड बॉडी आई है। अमियो घबराते हुए पूछने लगता है क्या वो डेड बॉडी मितुल की है। अब टिटास भी डेड बॉडी के पास जाने से घबरा रही होती है। मतलब इसको भी डर होता है कि कहीं ये डेड बॉडी मितुल की ना हो। बाद में वो टिटास डेड बॉडी का चेहरा देखकर अमियो से कहने लगती है कि अमियो ये मितुल की लाश नहीं है। ये सुनने के बाद तब जाके अमियो को तसल्ली मिलने लगती है। उसके बाद दोबारा अमियो और उसके टीम मेंबर्स मितुल की ही तलाश करते रहते हैं उस घने जंगल में। इसी दरमियान में अमियो सारे पुलिस वालों को डिवाइड कर देता है कि कुछ लोग इधर उधर जाकर सर्चिंग स्टार्ट करो। अमियो अकेले ही उस जंगल में तलाश करते रहता है। बहुत ही अजीब भूल भुलैया जैसा जंगल होता है ये। उसी वक्त अमियो के सामने वो गेनू आता है। जब तक अमियो अपनी गन लेकर इस पर शूट करता, वो गेनू गायब भी हो जाता है। तभी सडनली गेनू अमियो के पास आकर इस पर हमला करने लगता है। उसी वक्त दीपक इस गेनू पर फायर करने लगता है। उस गेनू को गुस्सा आकर सडनली दीपक के पास आकर इसका सर धड़ से ही अलग कर देता है। जब दोबारा अमियो के पास आने वाला होता है तो बाकी कॉन्स्टेबल्स भी यहाँ पर आने लगते हैं। इन लोगों को देखकर गेनू यहाँ से भाग जाता है और वो भी उस दीपक का सर लेकर। दीपक की मौत अपने आंखों के सामने देखकर अमियो बहुत अफसोस करने लगता है। अमियो भी थोड़ा बहुत जख्मी होने की वजह से इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अमियो को देखने के लिए वो बहादुरी आता है। अब यहाँ पर बहादुरी को देखकर अमियो इस पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि मितुल तो आपकी शिष्य थी ना, वो आप पर बहुत भरोसा किया करती थी, आपको भगवान मानती थी, लेकिन आपने मेरी बीवी को बचा नहीं पाए। कैसे गुरु हो आप खुद एक हेल्पलेस हो, दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो। बहादुरी समझ जाता है कि अमियो गुस्से में ये सारी बातें कर रहा है, इसकी बातों पर इतना बुरा नहीं मानता। लेकिन उल्टा बहादुरी अमियो के हाथ में एक धागा बांधने लगता है कि मैंने एक स्पेशल पूजा करवा के इस धागे को बनवाया। तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हारे हाथ पर बांधूंगा। प्लीज एक आखिरी बार मेरी बात मान लो। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट मितुल के लिए तो बांध लो। अब अमियो भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस धागे को बनवा लेता है। खैर दूसरे सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल ये बंदा अभी भी बस से उतरकर इस गांव पर आया होता है। उसी वक्त एक बंदा अपनी गाड़ी से इस बंदे को कुचलकर मार देता है और उसी तरह से वो गाड़ी वाला बंदा बहुत ही अजीब की हंसी हंसकर वहाँ से भाग जाता है अपनी गाड़ी लेकर। दूसरी तरफ ये बहादुरी एक सेंट्रल जेल पर आता है। मतलब लोकनाथ इसी जेल में अपनी सजा काट रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से लोकनाथ इसी जेल से भाग गया। तो उसका ही सेल देखने के लिए बहादुरी यहाँ पर आता है। कुछ हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके उस सेल के पास जाने के बाद बहादुरी ये देखता है कि उस सेल के दीवारों पर कुछ अजीब अजीब के सिंबल्स लिखे होते हैं। एक कांस्टेबल उस दिन बहुत ही अजीब की घटना को देखा था। वो सारी बात बहादुरी को बताने लगता है। एक्चुअली उस रात बगल वाले सेल में एक बंदा मर चुका होता है। तो दो कांस्टेबल्स उस लाश को सेल से बाहर निकालते हैं, मतलब आगे की फॉर्मेलिटीज करने के लिए। थोड़ी देर के बाद उस बंदे की लाश दोबारा जिंदा हो जाती है। वो लाश अपने पैरों पर खड़े होकर उस तांत्रिक लोकनाथ के सेल के पास आती है। उसी वक्त कांस्टेबल वहाँ पर आकर इस लाश को देखकर वहीं पर बेहोश गिर जाता है। यह सुनने के बाद बहादुरी समझ जाता है कि जिसका मतलब बहादुरी इसी सेल में रहकर तांत्रिक विद्या कर रहा था और उसी लाश के साथ कुछ ब्लैक मैजिक करके दोबारा जिंदा करके उस सेल का लॉक ओपन करवाया ताकि लोकनाथ इस सेल से भाग सके। मतलब इस तरह से लोकनाथ जेल से बाहर आकर वो सारे काम किया था जो सीजन 1 में दिखाया था। खैर प्रेजेंट डे पर अमियो दोबारा अपनी टीम को गैदर करके जंगल के कुछ इलाकों में सर्च करने के लिए कहता है।
कि हम लोग पार्ट बाय पार्ट जंगल को सर्चिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब ये कॉन्स्टेबल्स कल रात का इंसिडेंट देखकर बहुत डर चुके होते हैं और उसी तरह से वो जंगल कोई भूल भुलैया से कम नहीं होता। अमियो कहने लगता है कि वो तांत्रिक यही चाहता है कि हम लोग उसी जंगल में भटकते रहे, लेकिन अगर हम सर्च करेंगे तो कोई न कोई क्लू जरूर मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है कि मितुल इसी जंगल के किसी इलाके में है, इसलिए तुम लोग बारी बारी सर्चिंग करते रहो। उसी वक्त इस पुलिस स्टेशन पर एक नया एसआई आता है, देवदूत। ये देवदूत और कोई नहीं, आज सुबह एक गाड़ी वाले बंदे ने जिस बंदे को मारा था वो यही बंदा होता है। मतलब लोकनाथ ने इस देवदूत को मरवा कर अमियो के पास भेजा होता है, क्योंकि अमियो की सारी हरकतें इसको पता लग सके। अमियो कहने लगता है कि आज तो तुम्हारा पहला दिन है ना, कल से पुलिस स्टेशन पर आ जाओ। देवदूत कहने लगता है कि सर मैं भी इस मिशन का पार्ट बनना चाहता हूँ। अमियो कहने लगता है ठीक है। उसी वक्त एक कांस्टेबल अमियो से कहने लगता है कि सर वो तांत्रिक तो एक इंसान ही है ना, जरूर उसका कोई बंदा उसको खाना पानी सप्लाई कर रहा होगा। अगर आप परमिशन दोगे मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन हासिल करूंगा। अमियो कहने लगता है सही आइडिया है, इस काम पर लगे रहो। दूसरी तरफ उस तांत्रिक लोकनाथ को दिखाया जाता है जो जलती हुई लाश को उसकी चिता से बाहर निकालकर उसके साथ भी कुछ रिचुअल करते रहता है। इस तरफ जब बहादुरी सो रहा होता है तो तभी इसके सामने वो दो बच्चों की आत्मा आती है। कहने लगता है कि हम जानते हैं कि वो मितुल दीदी कहाँ पर है। एक्चुअली उस लोकनाथ ने कुछ रिचुअल कर रखा होता है, इसीलिए बहादुरी इसके विजन्स में मितुल नजर नहीं आ रही होती। ये दो बच्चे कहने लगते हैं कि वो बहुत ही अजीब की जगह है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर कुछ गांव वाले उस लोकनाथ को पकड़कर बहुत मार पीट रहे होते हैं। यही पर हमको ये बात पता चलती है कि लोकनाथ जिस बच्चे को बलि देने वाला था वो बच्चा इसका भाई का ही बेटा था। सो लोकनाथ का भाई और गांव वाले लोकनाथ को बहुत मार पीट के जख्मी करके इसको एक नदी में फेंक देते हैं। प्रेजेंट डे पर वो दो बच्चों की आत्मा बहादुरी को अपने साथ किसी जगह पर ले जाने लगते हैं। वो बहादुरी बहुत ही पुराने मकान पर आता है। वहाँ की चीजों को टच करने पर इसको कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं कि वो लोकनाथ मितुल को किडनैप करके इसी जगह पर लाया था, बांध के रखा था, और यहाँ पर वो राक्षस गेनू भी था। वो गेनू मितुल को देखकर बहुत खुश होने लगता है, कहने लगता है कि अब हम दोनों की शादी होगी, मेरी शादी होगी। तभी वो लोकनाथ यहाँ पर आकर इस गेनू को डांटने लगता है, जब तक मैं इसको पवित्र नहीं कर देता तुम इसको छूना मत। मितुल कहने लगती है कि बहादुरी अंकल तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सो ये विजन देखकर बहादुरी बहुत रोने लगता है कि मितुल इस पर कितना भरोसा कर रही है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अमियो और उसकी टीम मेंबर्स जंगल में सर्चिंग करते रहते हैं। इसी दरमियान में वो बंदा देवदूत अमियो के पीछे से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसको टच नहीं कर पाता क्योंकि अमियो के हाथ में वो तागा होता है जो बहादुरी ने दिया। देवदूत का हाथ जलने लगता है। बहादुरी अमियो को कॉल करके यहाँ पर बुलाता है, कहने लगता है कि लोकनाथ ने मितुल को यहीं पर बांध के रखा था और उसी तरह से लोकनाथ ने उस जगह पर मितुल का एक कपड़ा भी डाल चुका होता है। इस कपड़े को देखकर अमियो बहुत फूट फूट के रोने लगता है। अब ऑफ कोर्स उसी जगह पर वो देवदूत भी होता है। बहादुरी को देखकर फटाफट से छुपने लगता है। उसी वक्त बहादुरी को ऐसा लगता है कि आसपास में किसी की डेड बॉडी है, मतलब ऐसी बदबू आने लगती है इसको, लेकिन इसको कोई भी नजर ही नहीं आता। यही सोचने लगता है कि मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है। दूसरी तरफ वो लोकनाथ मितुल के पुराने कपड़े निकाल चुका होता है और इसको नए कपड़े पहनाकर नदी में ले जाकर इसको स्नान करवाने लगता है। बाद में मितुल के साथ कुछ रिचुअल भी करने लगता है। लोकनाथ ने ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट लेडी की डेड बॉडी को मंगवा चुका होता है। उसके बाल, उसका खून, उसके नाखून, इन सारी चीजों से कोई पाउडर बनाने लगता है और उस सारे एशेस को, मतलब पाउडर को खाने में मिलाकर मितुल को खिलाने लगता है। कहने लगता है कि मैंने तो तुमको खाना खिलाया, क्या तुम मुझे अपना खून नहीं दे सकती। खैर सुबह होने के बाद वो बहादुरी तितास को अपने पास बुलाकर लोकनाथ का यही प्रोसेस बताते रहता है कि मैं जानता हूँ कि लोकनाथ नेक्स्ट क्या करने वाला है मितुल के साथ। मितुल को उसने अभी तक नहीं मारा। अगर वो दो बच्चों की आत्मा मेरे पास नहीं आते तो मितुल के साथ क्या हुआ होगा ये मैं कभी अंदाजा नहीं लगा पाया होता। और इसी तरह से उसकी कोई शक्ति मुझे रोक रही है मितुल को देखने के लिए। अब मितुल को बचाने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय है। मितुल को पवित्र करने के बाद मितुल के मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। बाद में अमावस्या की रात को मितुल की शादी उस गेनू से करवा देगा और इस प्रोसेस में लोकनाथ
बहुत ही एहतियात बरतेगा। जो लड़की मेंसेस में होगी वही लड़की मितुल के पास जा सकती है, बाकी कोई भी नहीं। बहुत ही खतरनाक तंत्र विद्या कर रहा है वो शक्तियाँ हासिल करने के लिए। पता नहीं वजह क्या है इसके पीछे। उसके बाद जब टिटास अमियो के घर के पास आती है तो ये देखती है अमियो अपनी गन से अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर ऑलरेडी टिटास का हस्बैंड भी होता है। टिटास और उसका हस्बैंड अमियो को समझाने लगता है कि अमियो गन फेंक दो, ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें मत करो। टिटास ये भी कहने लगती है कि मितुल अभी भी जिंदा है, उसको बचाने के लिए हमारे पास और काफी टाइम है। इस तरह से ये दोनों अमियो को शांत करने लगते हैं। उसी वक्त एक कांस्टेबल अमियो को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि सर मैंने एक लिस्ट बनवाई है जो रेगुलरली पर्टिकुलर दारू को खरीदता है। इस तरफ बहादुरी अपने ड्राइवर के साथ लोकनाथ के गांव पर जाने लगता है, मतलब वही वजह पता करने के लिए कि आखिरकार लोकनाथ ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। इस तरफ पुलिस स्टेशन पर एक बंदा उस देवदूत के पास आता है अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। कहने लगता है कि सर मेरी बीवी बाहर गई थी, अभी तक वापस घर नहीं आई, वो प्रेग्नेंट है सर। देवदूत कहने लगता है कि रूल के हिसाब से 24 घंटा गुजरना होगा तभी हम मिसिंग कंप्लेंट लेंगे, पहले आप अपने रिलेटिव्स के पास पता करिए। एक्चुअली वो लोकनाथ इसी बंदे की बीवी को किडनैप करके मार चुका होता है अपनी रिचुअल के लिए। अब देवदूत तो इसी लोकनाथ के कंट्रोल में होता है, तो इस बंदे को समझाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। इस तरफ वो गेनू उस प्रेग्नेंट लेडी का गोश्त खाते रहता है। लोकनाथ गेनू के पास आकर पूछने लगता है कि उस बहादुरी को उस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, किसने उसको रास्ता दिखाया। गेनू कहने लगता है कि मुझे पता नहीं गुरुदेव, उसको कौन रास्ता दिखा रहा है, लेकिन बहादुरी आपके गांव पर जाने वाला है। लोकनाथ कहने लगता है कि बहादुरी को किसी भी तरह से रोकना होगा वरना वो मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लेगा। सो उसी रात जब बहादुरी अपने ड्राइवर के साथ गांव पर जा रहा होता है तो सडनली इसके सामने कोई लड़की नजर आने लगती है। बहादुरी फटाफट से स्टीयरिंग घुमा देता है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब कुछ माया जाल उसी लोकनाथ का होता है। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर कहने लगता है कि सर आपके सर से तो बहुत खून बह रहा है, क्या हम वापस लौट चले। बहादुरी कहने लगता है नहीं, अब तो इस काम को करना ही पड़ेगा, गाड़ी को फटाफट से तैयार कर दो। इस तरफ ये टिटास कुछ पिल्स खाने लगती है मेंसेस आने के लिए। एक्चुअली टिटास और उसके हस्बैंड ने बच्चे की प्लानिंग किया होता है, लेकिन बहादुरी ने टिटास से कहा था ना कि जो लड़की मेंसेस में होगी वही लड़की मितुल के पास जा सकती है। सो मितुल को फाइंड आउट करने के लिए ही टिटास ये पिल्स खाने लगती है। दूसरी तरफ अमियो और वो देवदूत किसी बंदे का इंतजार करते रहते हैं। उस बंदे का नाम होता है धोना, वही जिसने देवदूत को मारा था अपनी गाड़ी से कुचलकर। मतलब अमियो को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो धोना दारू लेकर बार बार जंगल में जा रहा है और इसी तरह से किसी कब्रिस्तान में जाकर किसी लाश को भी चुराया था। सो थोड़ी देर के बाद वो बंदा धोना अमियो को नजर आने पर अमियो और देवदूत इसको फॉलो करते रहते हैं। अब देवदूत को यही डर होता है कि अगर अमियो इस धोना को पकड़ लेगा तो ये सारा सच उगल देगा। किस तरह से उस धोना को बचाया जाए वही सोचते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा धोना समझ जाता है कि पुलिस इसके पीछे है, किसी जगह पर छुपा रहता है। मौका देखकर वो धोना अमियो पर अटैक करने लगता है। इस तरह से इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में वो देवदूत अपनी गन निकालता है अमियो को शूट करने के लिए। उसी वक्त वॉकी टॉकी में इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी कब्रिस्तान पर वो गेनू नजर आया। मौके का फायदा उठाकर वो धोना अमियो को जख्मी करके भाग जाता है। देवदूत कहने लगता है कि सर आप उस धोना को छोड़ दो, मैं उसको फॉलो करूंगा, अब फिलहाल चलिए फटाफट से कब्रिस्तान पर चलते हैं। इस तरफ ये बहादुरी लोकनाथ के उस गाँव पर आकर एक लोकल बंदे से लोकनाथ के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है अरे गुरुजी, लोकनाथ के बारे में सारे लोग जानते हैं, बचपन से ही वो अजीब के पूजा पाठ किया करता था। उसके पेरेंट्स बनने के बाद वो अपने भाई के घर में जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से अपने भाई के ही बच्चे को बलि देने की कोशिश की। ये जानकर सारे गांव वाले उसको मार पीट कर नदी में फेंक दिया। हमने तो सोचा था कि लोकनाथ मर चुका है, लेकिन गुरुजी शैतान को कैसे मौत आ सकती है। मैंने सुना है कि वो नदी के जरिए से किसी दूसरे गांव पर गया और किसी औरत के घर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बहादुरी अपने ड्राइवर से कहने लगता है चलो हम लोग उस गाँव पर चलते हैं। इस तरह से बहादुरी उस औरत के घर पर जाता है। ये घर बहुत ही पुराना हो चुका होता है और उसी तरह से इस घर में चिन्मयी नाम की एक औरत रहा करती थी जो आयुर्वेदिक का काम करती थी। बहुत साल पहले ही उस औरत की मौत भी हो गई थी। जब बहादुरी इस घर में आकर ऐसे ही चेक करते रहता है, उसी वक्त एक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसी वक्त इसको एक औरत नजर आती है जिसके हाथ पर खून में लथपथ हुआ बच्चा होता है। एक्चुअली ये औरत और कोई नहीं बहादुरी की वाइफ होती है। जब बहादुरी जवानी में था उस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। इसकी वाइफ तकलीफ में होने के बावजूद भी बहादुरी दूसरी लड़की की मदद करने के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है। जब बहादुरी वापस अपने घर पर आता है
तो इसकी बीवी और उसके कोख में पल रहा बच्चा दोनों मर चुके होते हैं। सो प्रेजेंट पर बहादुरी की बीवी की आत्मा इसको नजर आकर यही बताती रहती है कि हम दोनों की मरने की वजह तुम ही हो बहादुरी। अगर तुम उस दिन नहीं गए होते तो आज तुम्हारा भी एक परिवार होता। बहादुरी डर के मारे फटाफट से उस घर से बाहर आ जाता है। उसी वक्त एक और औरत की आत्मा बहादुरी के सामने आती है। ये औरत और कोई नहीं, लोकनाथ की बीवी की आत्मा होती है। कहने लगती है कि मुझे पता है वो मितुल लड़की कहाँ पर है, मैं तुमको वो जगह दिखाऊंगी। उसी वक्त इस आत्मा को कुछ होने लगता है, फटाफट से गायब भी हो जाती है। ये एक्चुअली ये सारा काम उसी लोकनाथ का होता है। लोकनाथ अपनी बीवी को तड़पा कर वापस अपने पास बुलाता है। कहने लगता है, अरे रोमा, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर तुम्हारा पति एक बहुत बड़ी पूजा करने वाला है, तुम उसकी मदद करने के बजाय दूसरों की मदद कर रही हो। तुम कैसी पत्नी हो रोमा? इस तरह से रोमा की आत्मा को टॉर्चर करने लगता है, कोई पानी वगैरह इसके ऊपर छिड़कते हुए। उसी वक्त वो दो बच्चों की आत्मा इसी लोकनाथ के पास आते हैं। लोकनाथ इन दोनों को देखकर बहुत खुश होने लगता है। और मेरे बच्चे, एक्चुअली ये दो बच्चे अपनी माँ को तड़पता हुआ देख यहाँ पर आते हैं। सच बताने लगते हैं कि बहादुर की मदद हमारी माँ ने नहीं बल्कि हम कर रहे हैं, हमने उसको रास्ता दिखाया था। यह सुनने के बाद लोकनाथ को गुस्सा आकर हड्डी से फ्लूइड बजाने लगता है, मतलब कुछ रिचुअल करने लगता है। उन दोनों की आत्मा दो चिड़िया में बदल जाते हैं और उसी तरह से एक पिंजरे में कैद भी कर लेता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर उसी औरत चिन्मयी को दिखाया जाता है। कुछ गांव वाले जख्मी हुए लोकनाथ को इस चिन्मयी के पास लाते हैं। मतलब लोकनाथ नदी के जरिए से दूसरे गांव पर बहता हुआ आ गया था। सो ये चिन्मयी लोकनाथ की मरहम पट्टी करने लगती है। खैर प्रेजेंट डे पर सुबह होने के बाद वो बहादुरी दोबारा उसी घर के पास आता है, मतलब अपनी तंत्र विद्या की मदद से यहाँ पर क्या हुआ वो पता करने के लिए। जब जाने की कोशिश कर रहा होता है, दोबारा इसके सामने इसकी बीवी की आत्मा आती है, इसको मैनिपुलेट करने के लिए कि पता है बहादुरी, मैं और मेरा बच्चा कैसे मरे। बहादुरी समझ जाता है कि ये सब कुछ एक माया जाल है। इस तरह से अपनी पावर से उस माया जाल को मिटा देता है। इस तरफ पुलिस वाले एक कब्रिस्तान के पास आते हैं। कब्रिस्तान का गाड़ी पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ पर बुलाया होता है, क्योंकि कल रात जब ये ड्यूटी कर रहा होता है तो कब्रिस्तान में इसको कुछ आवाजें सुनाई दी। जब अंदर जाकर देखा तो इसको एक राक्षस नजर आया, वही गेनू। उस वक्त वो गेनू किसी की कब्र को खोदकर लाश को अपने साथ ले गया। राक्षस को देखकर वो गार्ड डर के मारे बाहर भाग गया। अमियो इस बंदे से पूछने लगता है कि ये किसकी लाश थी। गार्ड कहने लगता है कि सर मुझे तो नहीं पता, एक एक्सीडेंट का केस था। एक्चुअली वो लाश उसी देवदूत की होती है। अमियो देवदूत और एक और कांस्टेबल से कहने लगता है कि तुम लोग हॉस्पिटल पर जाकर इसके डिटेल्स हासिल करो, पता करो ये डेड बॉडी किसकी थी, किसका एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि उस लोकनाथ ने गेनू की मदद से देवदूत की लाश को अपने पास बुलवाया, उसके साथ रिचुअल करके इस लाश को अपने कब्जे में ले लिया ताकि अमियों की सारी बात पता लगा सके, जैसा उसने जेल में किया था। सो थोड़ी देर के बाद देवदूत और वो कांस्टेबल हॉस्पिटल पर आते हैं, वही डिटेल्स हासिल करने के लिए। टीटास इन दोनों को वो किताब देकर थोड़ा बाहर चली जाती है दूसरे काम से। रिकॉर्ड के हिसाब से कांस्टेबल को पता लग जाता है कि देवदूत एक लाश है। उसी वक्त वो देवदूत इस कांस्टेबल को मार देता है। इस तरफ बहादुरी अपनी तंत्र विद्या की मदद से इस घर पर क्या हुआ वो पता करने की कोशिश करने लगता है। वो औरत चिन्मयो इस लोकनाथ को ठीक कर देती है और उसी तरह लोकनाथ ठीक होने तक इसी औरत के घर में रहने लगता है। एक दिन चिन्मयो लोकनाथ से उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। लोकनाथ कहने लगता है कि आपने तो मेरी जान बचाई, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। इस तरह से अपने बारे में बताने लगता है। जब ये छोटा बच्चा था उस वक्त से ही इसके सपने में काली माता आया करती थी। सो ये देखकर बचपन से ही काली माता का भक्त बन गया, हमेशा पूजा पाठ करने लगता, कभी कब्रिस्तान में भी। इसकी ये हरकतें देखकर इसके माँ बाप इसको घर से भगा दिया। सो बाद में लोकनाथ अपने बड़े भाई के घर पर चला गया, लेकिन वहाँ पर इसके साथ बहुत ही अजीब की घटना पेश आई। एक रात जब लोकनाथ देवी माँ की पूजा कर रहा था, उसी वक्त लोकनाथ की भाभी लोकनाथ के पास आकर सेड्यूस करने लगी कि लोकनाथ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, घर में तुम्हारा भाई भी मौजूद नहीं। इसकी भाभी की ये हरकतें देखकर लोकनाथ के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसे दूर जाने के लिए कहता है तो लोकनाथ की भाभी अपने बच्चे को लोकनाथ के पास आकर मारने की धमकी देने लगती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। लोकनाथ उस बच्चे को लेकर मंदिर की तरफ भागने लगता है। इसकी भाभी आसपास के लोगों को बुलाने लगती है कि लोकनाथ मेरे बच्चे को बलि देने के लिए भाग रहा है। अपने हाथ में हथियार लेकर यही बात कहने लगता है कि मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ मत आओ। इस तरह से उस बच्चे को नहीं मारता, साइड में हमला करने लगता है। अब ये चीज देखकर गाँव वाले गलत समझने लगते हैं। उसी वक्त लोकनाथ का बड़ा भाई आकर लोकनाथ को बहुत मारने पीटने लगता है। उसके बाद लोकनाथ के साथ क्या हुआ वो हम जानते हैं। उसके बाद एक दिन लोकनाथ का बड़ा भाई
और कुछ लोग इस चिन्मयी के घर के पास आते हैं। मतलब इन लोगों को पता लग चुका होता है कि लोकनाथ यहाँ पर है। तो वो औरत चिन्मयी लोकनाथ के भाई के पास आकर जो हुआ वो बताने लगती है कि गलती लोकनाथ की नहीं, तुम्हारी बीवी की है। उसने उल्टा तुम्हारे भाई के साथ जबरदस्ती की। अब लोकनाथ का भाई इस बात को हजम नहीं कर पाता। जबरदस्ती क्या होती है ये तुमको मैं दिखाता हूँ। इस तरह से चिन्मयी के साथ आरोपी करने लगता है और इसी तरह से बाकी मर्द भी। बाद में लोकनाथ का भाई इस चिन्मयी का गला काटकर सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लोकनाथ वापस चिन्मयी के पास आता है। चिन्मयी को इस हालत में देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। लोकनाथ के हाथों में ही चिन्मयी की जान चली जाती है। चिन्मयी से वादा करने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुमको दोबारा जिंदा करूंगा। तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस की, मैं तुमको तुम्हारी जिंदगी वापस करूंगा। इस तरह से कुछ अघोरास के पास जाकर कुछ तंत्र विद्याएं सीखने लगता है। तभी वहाँ का एक बंदा लोकनाथ की तपस्या को देखकर कहने लगता है कि तुमको बहादुरी के पास जाना चाहिए, तुम उसके शिष्य बनो, उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इस तरह से लोकनाथ बहादुरी के पास जाता है। पहले तो बहादुरी इसको अपने घर में आने तक नहीं देता, एक हफ्ते तक, लेकिन लोकनाथ वहीं पर बैठा रहता है। फाइनली बहादुरी लोकनाथ को अपना शिष्य बना लेता है, लेकिन कुछ सालों के बाद अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के बाद बहादुरी इसको दफा कर दिया। खैर प्रेजेंट डे पर वो देवदूत अमियो के पास आकर यही बात कहने लगता है कि सर गेनू आकर उस कांस्टेबल को मार दिया, मैं तो उस वक्त वॉशरूम पर गया था। इसी बातों में तितास का हस्बैंड यहाँ पर आता है अमियो से बस ऐसे ही बातचीत करने के लिए। देवदूत वहाँ से जाने के बाद तितास का हस्बैंड अमियो से पूछने लगता है ये नया एसआई के पास बहुत ही अजीब की बदबू आ रही है, लगता है 10 दिनों से नहाया नहीं। इस तरफ लोकनाथ को ये बात पता चलती है कि मितुल को मेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो वो ब्लड देखकर लोकनाथ बहुत खुश होने लगता है। गेनू से कहने लगता है कि तुम धोना को खबर कर दो, मुझे कुछ चीजें चाहिए। और इसी तरह से लोकनाथ दरवाजे के पास एक जादुई तागा बांधने लगता है ताकि मितुल यहाँ से बाहर ना जाए और उसी तरह से बाहर वाला कोई बंदा अंदर ना आए। अब बेचारी मितुल वहाँ से हिल ही नहीं पाती क्योंकि इसके पैरों पर जंजीर होती है। तभी पिंजरे में बंद हुए वो 2 बच्चे मतलब 2 परिंदे इसको कुछ बताने की कोशिश करने लगते हैं। मितुल पिंजरे को ओपन कर देती है, लेकिन वो 2 बच्चे बाहर नहीं जा पाते क्योंकि तागा होता है। मितुल को समझ में नहीं आता कि अब इन दोनों बच्चों को बाहर कैसे भेजूं, क्या करूं मैं। तभी मितुल को एक ऑयल नजर आता है। इसी ऑयल की मदद से लोकनाथ ने अपनी बीवी को टॉर्चर किया था। सो ये ऑयल उस तागे पर डालने पर वो तागा थोड़ा सा जल जाता है, मतलब ये खोल फॉर्म होता है। वो 2 चिड़िया वहाँ से भाग जाते हैं बहादुरी को खबर देने के लिए। सो थोड़ी देर के बाद वो 2 चिड़िया बहादुरी के पास आते हैं। इनकी हरकतें देखकर बहादुरी समझ जाता है और अपनी तंत्र विद्या से इन दोनों को उनके असली रूप में लाता है। जब ये 2 बच्चे बहादुरी को कुछ बताने वाले होते हैं, उसी वक्त बहादुरी का नौकर बहादुरी के पास आकर कहने लगता है कि तितास दीदी आई है। सो बहादुरी तितास से मिलने के लिए उसके पास जाता है। तितास बहादुरी को वो बात बताने लगती है कि इसने पिल्स खा लिया मेंसेस आने के लिए। यह सुनने के बाद बहादुरी तितास को बहुत डांटने लगता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, किसी भी तरह से मैं ही पता कर लेता। उसके बाद जब तितास वहाँ से वापस जा रही होती है तो वो 2 बच्चों की आत्मा इसको नजर आती है। कहने लगते हैं कि मितुल दीदी कहाँ पर है, हमें पता है। इस तरह से उस जंगल की ओर ले जाने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद वो 2 बच्चों की आत्मा इसको नजर नहीं आती। उसी वक्त वहाँ पर काफी सारा धुआं फैलने लगता है। इस धुएं की वजह से तितास बेहोश गिर जाती है। दूसरी तरफ अमियो दोबारा उसी धोना को फॉलो करने लगता है। किसी जगह पर आने के बाद दोबारा इन दोनों की बीच हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान वो धोना अमियो के हाथ में जो तागा होता है वो निकाल देता है। जब अमियो इस बंदे को अपने कब्जे में लेने ही वाला होता है, उसी वक्त वो देवदूत इस धोना को गोली मार के मार देता है। अमियो से बहाना बनाने लगता है कि सर ये तो आपको मारने वाला था। इस तरह बहादुरी कुछ रिचुअल करके उस चिन्मयी की आत्मा को बुलाने लगता है। वो आत्मा आने के बाद पूछने लगता है कि लोकनाथ ने तुम्हारी लाश को कहाँ पर दफनाया। तो चिन्मयी की आत्मा बहादुरी को वो लोकेशन बताने लगती है कि उसी गाँव के किसी मंदिर के पास। उसी वक्त बहादुरी अमियो को कॉल करके अपने पास बुलाने लगता है कि फटाफट से तुम मेरे पास आओ, हम दोनों को कहीं पर जाना है। इस तरफ तितास जो बेहोश पड़ी होती है वो होश में आती है। आगे जाने के बाद इसको एक छोटी सी कुटिया नजर आती है। उसी कुटिया के अंदर मितुल होती है। तितास को देखकर मितुल बहुत खुश होने लगती है। बाद में मितुल तितास से कहने लगती है कि तितास तुम यहाँ से जाओ, वरना वो तांत्रिक यहाँ पर आकर तुम्हें भी मार देगा, राक्षस है उसके पास। तुम जाकर बहादुरी सर को यहाँ पर लेकर आओ। उसी वक्त वो राक्षस गेनू यहाँ पर आने पर तितास अपनी जान बचाकर भागने लगती है। उसी वक्त एक बंदा तितास के पास आता है। वही मास्टर रूम वाला वॉचमैन तितास से कहने लगता है कि दीदी तुम जाओ, मैं इसको देख लूंगा। इस तरह से इस गेनू से फाइट करते हुए इसके गले में एक रॉड चुबा देता है,
लेकिन वो गेनू मरता नहीं, उल्टा वही रॉड इस बंदे के गले में चुबाकर मार देता है। दूसरी तरफ तितास का हस्बैंड हॉस्पिटल पर आता है। वही तितास अभी तक घर वापस नहीं लौटी, तो वहाँ की एक सिस्टर कुछ रिकॉर्ड्स को नोट डाउन करती रहती है। इसी रिकॉर्ड्स में तितास का हस्बैंड उस देवदूत का आईडी कार्ड देखता है। शॉक में रह जाता है कि इसको तो मैंने अमियो के पास देखा था, नया एसआई, यह बंदा कैसे मर सकता है। उसी वक्त तितास यहाँ पर आती है। इस तरफ अमियो देवदूत को लेकर बहादुर के पास जाते रहता है। मौका देखकर देवदूत इस अमियो को मारने की कोशिश करने लगता है। इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन इस देवदूत को कुछ भी फीलिंग्स ही नहीं होती। जब फाइनली अमियो को मारने ही वाला होता है, उसी वक्त यहाँ पर बहादुरी आता है। इसके ऊपर जो मंत्र होता है वो तोड़ देता है। मतलब तितास के हस्बैंड ने बहादुरी को कॉल करके इसके बारे में बता दिया था। बाद में ये दोनों उस गांव पर जाकर चिन्मयी की लाश को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब वही कंकाल। इसी कंकाल को लेकर बहादुरी अकेला इस जंगल के अंदर आता है। कुछ दूर जाने के बाद इसको एक अनविजिबल दीवार नजर आती है। इस मंत्र को तोड़कर अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ वो लोकनाथ मितुल और गेनू की शादी के लिए सब कुछ रेडी कर चुका होता है। तभी यहाँ पर बहादुरी आता है। लोकनाथ कहने लगता है, आइए गुरुदेव, नए दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। बहादुरी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया है। इस तरह से वो कंकाल दिखाने लगता है। लोकनाथ बहुत डरने लगता है कि गुरुदेव, चिन्मयी को कुछ मत करना, वरना मैं इस मितुल को मार दूंगा, अभी के अभी उसकी शादी करवा दूंगा। इस तरह से मितुल के ऊपर कुछ पाउडर छिड़कने लगता है, लेकिन मितुल को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब तितास मितुल के पास आई थी, इसको एक पिल दिया होता है मेंसेस रोकने के लिए। बहादुरी उस कंकाल को आग में डाल देता है। उसी वक्त लोकनाथ की बीवी की आत्मा भी वहाँ पर आकर उस गेनू को अपने पावर की मदद से जला देती है। यह देखकर लोकनाथ बहुत गुस्सा करने लगता है कि गुरुदेव, ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं उस मितुल को मार दूंगा। ऐसा कहना ही था। चिन्मयी की आत्मा यहाँ पर आकर चाकू से लोकनाथ की जबान काट देती है, ताकि दोबारा कोई मंत्र पढ़ ना सके, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। उसके बाद बहादुरी मितुल को लेकर अमियो के पास आता है। अमियो मितुल को देखकर बहुत खुश होने लगता है। इस तरह से फाइनली ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।